नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत 3 अवधारणाएं 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत पढ़ी थी। LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हमने जाना था कि जो ये तीनों ही व्यवस्थाएं हैं, तीनों ही प्रक्रियाएं हैं, इन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया और देश में उद्योगों के प्रसार के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि की और देश की अर्थव्यवस्था को वैदेशिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कार्य किया। लेकिन जब देश में वैश्वीकरण का एक बड़े स्तर पे आरंभ हुआ तो देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको काफ़ी जो नुकसान है वो देखना पड़ा। और ये नुकसान सबसे पहले जो था वो संसाधनों के दोहन से था। कि उत्पादन होगा तो क्या होगा, संसाधनों का दोहन तो होगा ही होगा। दूसरा ये नुकसान था कि जो भारतीय कंपनियां थी उन कंपनियों को विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी और भारतीय तकनीकी उस समय देखें यह वर्तमान में कई क्षेत्रों में बहुत ही कम है, जिसके कारण ये जो हमारे उत्पादित संसाधन है या अपनी उत्पादित वस्तुएं हैं उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई, प्रतिस्पर्धा का अभाव। तीसरा प्रमुख कारण था कि कुछ ये प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये संगठन है वो सामान्यतया विकसित राष्ट्रों का समर्थन कर रहे हैं। किसका समर्थन कर रहे हैं? विकसित राष्ट्रों का समर्थन कर रहे हैं। और विकसित राष्ट्रों का समर्थन करने के कारण जो विकासशील राष्ट्र हैं वो अपनी विकास की परिपाटी को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए जो एक नई अवधारणा हमारे सामने आई, जो पहले भी आ चुकी थी, लेकिन इस अवधारणा को नया कदम 1990 के बाद भी मिला जब भारत वैश्वीकरण के दौरान अपने आर्थिक स्वरूप को विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने जा रहा था। उस समय भारत को प्रत्यक्ष महसूस हुआ कि वास्तव में वैश्वीकरण से हमारे देश को कुछ हद तक नुकसान भी है। इस आधार पर जो आपकी नई अवधारणा आई वो अवधारणा थी स्वदेशी की अवधारणा। कौन सी अवधारणा थी? स्वदेशी की अवधारणा। ये स्वदेशी की अवधारणा क्या है? देखो, सामान्य सी बात है, स्वदेशी शब्द जो होता है यानी स्वयं का, देश का, यानी कोई भी वस्तु उत्पादित करें तो हम स्वयं के देश की वस्तु का उत्पादन करें। हालांकि वैश्वीकरण की बात देखें तो विदेशी निवेश होने लगा था और विदेशी निवेश के दौरान कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भारत में अपनी वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के लिए आ चुकी थी और भारत की कंपनियां भी विदेशी स्तर पर जा चुकी थी। लेकिन जो उत्पादन है उसमें कई प्रकार की समस्याएं थी और बाजारों में कई प्रकार की समस्या थी, क्योंकि विकसित देश थे वो अपने बाज़ारों को सुनिश्चित करना चाहते थे, अपने बाज़ारों का विकास करना चाहते थे। ये अपने बाज़ारों में बाहरी हस्तक्षेप को नहीं चाहते थे। इसी कारण भारत जैसे विकासशील देशों ने स्वदेशी की अलग जगाई। तो विद्यार्थी देखते हैं कि स्वदेशी अवधारणा जो है वो किस प्रकार से भारत में जो आई और किस प्रकार से
इस अवधारणा को लागू करने से भारत को क्या क्या लाभ हुए, तो देखते हैं कि स्वदेशी अपनाने की जो रूपरेखा थी, ये सामान्यतः हम बात करें कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में स्वदेशी की जो अवधारणा है, वो अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रभावशाली आर्थिक रणनीति मानी जाती है। और आपको पता है, स्वतंत्रता से पहले जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी स्वदेशी की भावना को स्वतंत्रता प्राप्ति का माध्यम बनाया था। स्वदेशी का अर्थ क्या होता है? स्वयं के देश का, मैंने भी बताया। इस दौर में देखो, बहुत सी कंपनियां हैं, वो हमारे देश में आकर के उत्पादन करने लगी थी, और बदलते परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी शब्द का उपयोग भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाने लगा था। अतः क्यों किया जाने लगा था? क्योंकि बाहर की कंपनी आ रही थी, वो अपने प्रोडक्ट बना रही थी, और जो बाहर की कंपनियों को मात देने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत की कंपनियां भी अपनी वस्तु बना रही थी। और मार्केट में जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने, भाई जो अपनी वस्तु है वो बेचने के लिए व्यापारी क्या बोलेगा? व्यापारी बोलेगा कि ये अपने देश में निर्मित वस्तु है। वर्तमान में ये क्रिया बहुत आगे तक चलेगी। मेड इंडिया इंडिया और मेक इन इंडिया, ये सरकार की पहल है, जिसमें बाहर की कंपनियां जो है वो हालांकि निवेश तो करेगी, लेकिन वो किस में करेगी? वो मैन्युफैक्चरिंग में करेगी। पहले की कंपनियां जो थी, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रिटेल मार्केट में सर्वाधिक निवेश किया करती थी। तो भारतीय कंपनियां जो है, उनके द्वारा निर्मित वस्तु के लिए व्यापारी बोलते थे कि ये हमारा देश का ही है, और देश की वस्तु को कहकर वो बेचते थे। और बहुत सारे लोग थे जिनमें स्वदेशी की भावना थी, वो उन विदेशी कंपनियों की वस्तुएं नहीं खरीदते थे, क्योंकि उन कंपनियों के खरीदने से देश में किसी प्रकार की आय जो है वो नहीं मिलेगी, या बहुत कम राजस्व देश को मिलेगा। अब हम बात करें कि जो विदेशी कंपनी आ रही थी, वो उत्पादन में क्या है, वृद्धि कर रही थी, और हमारे देश की कंपनियां हैं वो उत्पादन बढ़ा तो रही थी, लेकिन उनकी वस्तुएं हैं वो लागत की दृष्टि से है महंगी थी और बिक नहीं पा रही थी। भारत की कंपनियों में देखिए, टाटा है, गोदरेज है, अमूल है, हीरो है, पतंजलि, ये स्वदेशी कंपनियां हैं। अब बात करें कि स्वदेशी की अवधारणा थी, ये परिवर्तन वर्तमान में नहीं, ये परिवर्तन आपके स्वतंत्रता के समय में भी आया था, कि ये स्वदेशी की भावना जो थी वो राष्ट्र को एकजुट करने का कार्य करती है। भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, इसमें भी स्वदेशी की भावना को बहुत महत्वता दी गई। ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार पहले भी किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, और घरेलू उद्योग धंधों का विकास किया गया था। इस प्रेरणा को देने वाले महात्मा गांधी जी थे, और महात्मा गांधी जी ने जो खादी या सूती वस्त्र उद्योग है, उसके विकास के लिए हथकरघों का प्रयोग किया था। साथ ही साथ नमक कानून भी तोड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। तो स्वदेशी की जो अवधारणा है, वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक हथियार के रूप में काम कर रही थी। गांधी जी ने जन जागरूकता के माध्यम से स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी थी, और साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी अपनाने की बात कही गई थी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी की अवधारणा एक प्रबल अवधारणा थी गांधी जी के शब्दों में, कि अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम स्वदेशी उत्पादों की प्राप्ति करें, और स्वदेशी के लिए प्रोत्साहित करें अपने देश की कंपनियों को, और स्वदेशी उत्पाद को ही खरीदें, जिससे क्या होगा, देश में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
अब हम बात करते हैं 1990 के दशक के बाद, जब वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जैसी तीनों व्यवस्थाएं आई। इन व्यवस्थाओं में वैश्वीकरण जब आरंभ हुआ तो इस वैश्वीकरण के दौर में जो इस स्वदेशी का विचार था वो अपनी उपयोगिता खो बैठा था। यानी धीरे धीरे विदेशी कंपनियों ने अपने पाँव जमा लिए थे। और मैंने बताया भी, जब वैश्वीकरण जैसे आया, जब उदारीकरण आया, तो भारत की अर्थव्यवस्था बदल गई। ये कौन सी हो गई थी? पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई थी। और इस दौरान स्वदेशी मौलिक और सांस्कृतिक जो स्वरूप है उसको पाना एक असंभव कार्य हो गया था। विकासशील जो राष्ट्र थे उन्होंने अनुभव किया कि विकसित राष्ट्र है वो उनकी तरफ अनदेखी कर रहे हैं। और विश्व व्यापार संगठन, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो था गेट, जो 1948 में आया था। गेट जो था वो जनरल एग्रीमेंट टैरिफ और ट्रेड था। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ और ट्रेड यानी व्यापार के लिए सामान्य समझौता। ये सामान्य समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी देश हैं उनके मध्य एक असमंजस चल रहा था। किसका? आपके सीमा शुल्क निर्धारण का। किसका कर चल रहा था? सीमा शुल्क निर्धारण का। इस सीमा शुल्क निर्धारण को सही करने के लिए, देशों के बीच में झगड़े को कम करने के लिए ये गेट आया। लेकिन गेट ने क्या किया? जो विश्व के विकसित देश थे उनका ज़्यादा ध्यान रखा और विकासशील देशों की उपेक्षा की। इसी दौरान यह विकासशील देशों की उपेक्षा करने के कारण ये विकासशील देशों द्वारा नकारा गया और काफ़ी आगे तक विवादास्पद रहते हुए 1 जनवरी 1995 को बताया था मैंने आपको, WTO का गठन हुआ। लेकिन WTO जो था वह भी विकसित राष्ट्रों के साथ ही काम कर रहा था और इसने भी जो विकासशील राष्ट्र थे उनकी उपेक्षा की। अब विकासशील राष्ट्रों की उपेक्षा करने के कारण विकासशील राष्ट्रों ने क्या किया? उन्होंने व्यापार की नीति जो थी, उनकी जो व्यापार की नीति थी उनको देखा और वो देख रहे थे कि व्यापार की नीति का यह ईमानदारी से पालन नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा? WTO नहीं कर रहा। विकासशील देशों को वैश्वीकरण में कोई लाभ नहीं मिल रहा। विकासशील देशों को क्या नहीं मिल रहा? लाभ नहीं मिल रहा। किसमें? वैश्वीकरण में। लेकिन हानियां बहुत हो रही है। हानियां बहुत हो रही है क्योंकि उनके लिए बाजार सुनिश्चित नहीं किए जा रहे। अब वैश्वीकरण में तभी होगा जब हमारे देश की उत्पाद है वो दूसरे देश के जो बाजार है वहाँ जाके बिकेंगे। अब बाजार ही नहीं है तो कैसे वो उत्पादों को बेचेंगे, कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दबाव में अनेक भारतीय धंधे तो क्या हो गए? बंद हो गए। बेरोजगारी की समस्या भारतीय जो निर्माणकर्ताओं के सामने आ गई और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों के कारण भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों के आगमन पर प्रभावी क्या लगा दिया? नियंत्रण लगा दिया कि विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में नहीं आ सकती है। इस नियंत्रण की परिस्थितियों में भारत की जनता के लिए एक विचार सामने आया। भारत की जनता ने एक विचार किया कि हम क्यों न जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। अब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था क्योंकि भारतीय सरकार ने विदेशी कंपनियों में क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। तो उस स्थिति में वैश्वीकरण के अभाव में स्वदेशी वस्तुओं पे अपने आप ही जनता का जोर बढ़ने लगा कि वो स्वदेशी की मांग करने लगी। वर्तमान समय में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना स्वदेशी को अधिक अर्थपूर्ण बना देती है क्योंकि अब वर्तमान स्थिति आपको पता है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, चाइना का बहिष्कार किया जा रहा है, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों का बहिष्कार किया जा रहा है। भारत की कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि देश की इकोनॉमी अगर ठीक करनी है
तो भारत की कंपनियों से ही हम वस्तुएं खरीदें। अब ये स्वदेशी जो है, इसकी भावना सामाजिक आर्थिक क्रांति उत्पन्न कर रही है। देश में जो देश प्रेम की भावना है, समर्पण की भावना है, ये भी उत्पन्न कर रही है। अभी स्वदेशी है, इससे क्या क्या लाभ हमें हो सकते हैं? स्वदेशी की अवधारणा है, उसे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो पहला लाभ तो हमारे सामने है कि भारतीय उद्योग है। पहला लाभ है कि जो भारतीय उद्योग है, ये भारतीय उद्योग अपनी वस्तुओं का निर्माण करेंगे और उन वस्तुओं की क्या है, मांग बढ़ेगी। इससे भारतीय उद्योगों के विकास के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे। दूसरा लाभ है कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि घरेलू उत्पाद है और राष्ट्रीय आय में क्या बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय जो है बढ़ेगी। भारतीय कंपनियां जो है विदेशी कंपनियों की तुलना से अधिक क्या है, श्रमशील है। अधिक क्या है, श्रमशील है। और स्वदेशी को बढ़ावा मिलने पर भारत में रोजगार के अवसरों में भी क्या है, वृद्धि होगी। कैसे होगी? क्योंकि भारत की कंपनियां अगर उत्पादन करेगी तो किन नागरिकों को रोजगार देगी? वो भारत के नागरिकों को रोजगार देगी। तो भारत के नागरिकों को रोजगार मिलेगा और भारत के नागरिकों की जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो आजीविका का स्तर है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा हम बात करें कि जो स्वदेशी है, इस स्वदेशी से हमें घरेलू उत्पाद बढ़ने से जो आयात जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे मेन बात, आयात कम हुआ तो हमारे यहाँ जो आपकी आर्थिक संतुलन है या व्यापारिक संतुलन है वो भी क्या होगा, सही हो जाएगा। और आयातों में जो खर्च होने वाली मूल्यवान विदेशी मुद्रा थी वो हमारे पास में क्या होगी, रह जाएगी। और विदेशी मुद्रा की कमी भी आ गई तो भी हमारा देश है वो कोई विशेष संकट का सामना नहीं करेगा। आसानी से वह अपने देशों के नागरिकों का जो वस्तुओं की आवश्यकता है उनकी मांग की पूर्ति कर देगा। अब आप बात करते हैं कि विदेशी कंपनियां जो आ रही है, विदेशी कंपनियों के जो लाभ है और लाभांश के रूप में भारी धनराशि है भारत से अपने देशों में जाती थी और स्वदेशी को अपनाने से ये धनराशि भी रुक गई है। तो बात पहले भी आ गई कि मूल्यवान मुद्रा है वो हमारे यहाँ रुक गई। स्वदेशी को बढ़ाने के लिए देश की आत्मनिर्भरता में क्या है, वृद्धि हो रही है। संकटकालीन परिस्थितियों में देश है आत्मनिर्भर बन जाएगा और ये आत्मनिर्भरता है देश को एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। भारत में जो घरेलू उत्पादन है ये बढ़ेगा तो सरकार को अपेक्षाकृत क्या होगा, राजस्व होगा। ये बात भी मैंने आपको पहले ही कह दी। इसके अलावा और क्या लाभ होगा? इसके अलावा जो लाभ है उस लाभ में कि स्वदेशी कंपनियों से कार्य संस्कृति भी देश में परिस्थितियों के अनुकूल होगी कि जो सांस्कृतिक वस्तुओं का उत्पादन होगा और ये कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों को भी सीमित दृष्टि से उपयोग करेगी, अति दोहन नहीं करेगी। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम उत्पादन करते हैं लगातार और उत्पादन करते करते हमारी कंपनियां हैं अगर उत्पादित वस्तु या संसाधन को प्राप्त नहीं कर पाएगी तो कंपनियां क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं तो देश का ही क्या है, नुकसान हो रहा है। तो संसाधनों का भी विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं कि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो भारत को सामान बेच करके अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं और अत्यधिक लाभ कमाने के बाद भी वो राष्ट्र है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का विरोध करते हैं और समस्या उत्पन्न करते हैं। अब भारत का विरोध करते हैं और फिर भी भारत उन राष्ट्रों का विरोध नहीं कर सकता। यहाँ एक अवधारणा आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे बड़ी समस्या है कि राजनीतिक दासता। राजनीतिक दासता या देश की निर्भरता। देश की निर्भरता।
हमारे पास में आप बाज़ार में जाते हो, किसी एक दुकानदार से वस्तु लेते हो, उससे वस्तु उधार लेते हो या उस दुकानदार के पास ही वस्तु मिलती है और बाकी दुकानदार है उनसे आपका हो रखा है झगड़ा, आप उनसे वस्तु नहीं ले सकते। अब उस स्थिति का फायदा है वो दुकानदार उठाता है और वो अपनी मनमर्जी से आपको वस्तुओं की कीमत देगा और वह आप पे कई प्रकार के दबाव लगाएगा, आपकी उपेक्षा भी कर देगा, आपका विरोध भी कर लेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि इसके पास ही हमें वस्तु लेनी है, आवश्यकता मूलक वस्तु है। तो ये स्थिति है वो देशों के सामने आती है। इस स्थिति को बोलते हैं राजनीतिक दासता। यह देश की निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होती है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें स्वदेशी उत्पाद जब अपनाए गए तो वो उत्पाद हमारे देश में उत्पन्न होने लगे और ये इन उत्पादों के कारण राष्ट्रों पे जो दबाव था, ऐसे राष्ट्रों का दबाव था, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो राष्ट्रों का दबाव क्या हो गया, कम हो गया और राष्ट्रों के द्वारा उपेक्षा थी वो उपेक्षा भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। यानी स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से ऐसे राष्ट्रों का दबाव जो उत्पन्न होगा वो क्या हो गया, बिल्कुल ही कम हो गया। अब क्या है कि जो स्वदेशी है, इस स्वदेशी की भावना है वो राष्ट्र प्रेम की भावना में बढ़ती गई और राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रभावशाली तत्व वो हमारे जो मन मस्तिष्क में बैठ गए और देश के विकास के लिए राष्ट्रवाद की भावना और स्वदेशी निर्माण और स्वदेशी उपयोग, ये मानसिकता पूरे भारत के लोगों में आ गई और ये आवश्यक भी है क्योंकि देश का विकास जरूरी है और देश के विकास के लिए हमें स्वदेशी को अपनाना भी जरूरी है। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि स्वदेशी क्या है, स्वदेशी की अवधारणा हमें क्या क्या लाभ देती है और ये स्वदेशी क्यों आया, क्योंकि भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई थी, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया, उपेक्षित किया। इस कारण से भारत ने स्वदेशी अपनाने की बात कही, भारत ने स्वदेशी को आरंभ किया, स्वदेशी उत्पादन को आरंभ किया और देश की जनता है उनको स्वदेशी वस्तु की मांग उपलब्ध कराने का एक नया कार्यक्रम आरंभ किया। अब हम बात करते हैं कि जो स्वदेशी जो परिप्रेक्ष्य है, हमें यह समझना है कि उदारीकरण, भूमंडलीकरण यानी आपके वैश्वीकरण, और भूमंडलीकरण का मतलब ही क्या होता है, वैश्वीकरण ही होता है और वैश्वीकरण है। तो उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के नाम पर देश के मानव प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे थे, अति दोहन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन कर रहे थे। और अब क्या है कि भविष्य के में हमारे लिए कुछ शेष नहीं रहेगा क्योंकि उन कंपनियों को हमारे उत्पादों से मतलब नहीं है, हमारे संसाधनों से मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है कि हम उत्पादन बढ़ाएं और हम लाभांश प्राप्त करें। अब भारत के लोग जो निर्माण करेंगे, भारत की सभ्यता और संस्कृति में वैश्वीकरण की अवधारणा पहले से ही क्या है, विद्यमान है और सारी दुनिया एक परिवार है इस प्रकार के, और इसका प्रत्येक सदस्य निरोग और सुखी रहना चाहिए। ये वसुदेव कुटुंबों की भावना भारत में पहले से ही व्याप्त है। अब विदेशी कंपनियां आ रही थी, वो तो अत्यधिक उत्पादन कर रही थी और उनको संसाधनों से मतलब नहीं था, लेकिन भारत की कंपनियां उत्पादन कर रही है स्वदेशी आधार पर, तो वह संसाधन और सब स्वरूप को जानती है कि हमें वो एक मेन पढ़ा हमने, सतत पोषणीय आधार पर विकास करने के लिए भारतीय कंपनियां आगे आई और इस स्वदेशी जो है उसमें एक मुद्दा आपका सतत पोषणीय आधार पर विकास करना भी है, क्योंकि भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना है। कि वर्तमान जो स्थिति है उसमें यूरोप और अमेरिका की जो वैश्वीकरण की भावना है वो प्रतिष्ठित हो रही है और उसमें केवल एक ही है कि इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना है। और स्वदेशी की अवधारणा हमें क्या बताती है कि स्वदेशी की अवधारणा हमें बताती है कि जो देश है, देश में रहने वाले सभी लोग, उनके परिवार, समाज
राज्य के कल्याण के समस्त विश्व कल्याण की ओर अग्रसर हो। कहने का मतलब हमारा देश है, उसके अंदर जो व्यक्ति है, व्यक्ति का विकास हम करें, समाज का विकास करें, राज्य का विकास करें और देश का विकास करें। और देश के विकास के साथ साथ हम विश्व के विकास की ओर अग्रसर होने की जो हमारी अवधारणा है, यह स्वदेशी अवधारणा के अंतर्गत सामने आई। वैसे प्राचीन काल से अवधारणा रही है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी लोगों में सद्भावना हो, और इसी आधार पर कहा गया कि भारत जो इस अवधारणा को लागू कर रहा है, इसके पीछे भारत का एक बड़ा विकासात्मक जो स्वरूप है वो सामने आता है। इसमें भारत द्वारा व्यष्टि से समष्टि की ओर, व्यष्टि यानी छोटे से रूप से, छोटे से रूप से बड़े रूप की ओर, बड़े विकास की ओर बढ़ने की बात की। व्यष्टि यानी छोटे से रूप से बड़े विकास की ओर बढ़ने की बात की गई है। तो विद्यार्थियों, आज हमने स्वदेशी जो अपनाने की बात की है, यानी स्वदेशी जो कार्यक्रम है या स्वदेशी की भावना है या स्वदेशी की अवधारणा है, वो हमारे देश में क्यों अपनाई जाए और इस स्वदेशी की अवधारणा को अपनाने से देश में क्या लाभ होगा, तो ये हमने जाना। और ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई कहानी नहीं है, क्योंकि हमने वर्तमान विश्व में समस्त परिदृश्यों को देखा है, विश्व के विभिन्न देशों की वस्तु के विरोध करते हुए देखा है, और विश्व स्तर पे जो दूसरे देशों की हमारे देश के साथ जो प्रतिस्पर्धा है, इससे देश काफ़ी हद तक आर्थिक संकट की ओर जा रहा था, जिसको दूर करने के लिए स्वदेशी जो कार्यक्रम है उसने देश के आर्थिक संकट को क्या करा है, दूर किया है, भारत को आर्थिक संकट से उबारने की कोशिश की है। भारत आज पूरे विश्व में जो व्यापारिक स्थिति है उसको मजबूत कर पाया है। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो के माध्यम से हम इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि स्वदेशी की अवधारणा में जो टेक्नोलॉजिकल विकास है, कौशल डेवलपमेंट है, कौशल विकास है, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।